मदर भी सेम क्वालिफाइड है, बट उनका टीचर में हो भी गया था सिलेक्शन, तो उन्होंने हमारे पढ़ाई के लिए वो अपने करियर को उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया। मेरे बाबूजी ही हमारे आइडियल रहे हैं, क्योंकि वो सिविल सर्विसेज का उन्होंने प्रिपरेशन किया था। 12th में मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा नहीं हो पाया था, क्योंकि यहाँ पे सेम प्लेइंग फील्ड सबके लिए है। अगर जिसको 50% मार्क्स भी आया है और जिसको 60% मार्क्स भी आया है, वो भी हो सकता है कि मेरे से पहले क्वालिफाई कर जाए। मैं अभी मुखर्जी नगर में हूँ और हमारे बीच बीपीएससी में चयनित 69वीं बीपीएससी में चयनित श्वेता जी हैं। सबसे पहले इनको बहुत बहुत अभिनंदन, इन्होंने बीपीएससी क्लियर किया है और इनका रैंक जो है 17वीं रैंक है। श्वेता जी, हाँ, तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि अभी तक इनका जो जर्नी हुआ है बीपीएससी में, शुरुआत से लेकर सफल होने तक का क्या जर्नी रहा है, क्या स्ट्रैटेजी कर रहा है अब तक, इनको इनके जुबानी सुनते हैं। जी श्वेता जी, आप सबसे पहले आप बहुत बहुत अभिनंदन आपका कि आपने बीपीएससी क्लियर किया। ये बहुत बड़ी और कई परिवार का और कई बच्चों का बहुत आशा होता है कि मैं बीपीएससी को क्लियर करूं। और मैं जानना चाहता हूं कि आप कहां से, बेसिकली अपने बारे में थोड़ा आप इंट्रो करते तो ज्यादा बेहतर होगा हमारे व्यूअर को। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू सर। मेरा नाम श्वेता है और इस बार 68वीं बीपीएससी में मैंने 17वीं रैंक हासिल किया है और मुझे बीएस मिला है, बिहार एजुकेशन सर्विस मुझे अलॉट हुआ है। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा जो शुरू में मेरा प्राइमरी एजुकेशन है और मेरा सेकेंडरी एजुकेशन सब कैंपस पब्लिक स्कूल पूसा से हुआ है, क्योंकि मेरे फादर उसी स्कूल में टीचर हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने एमडीडीएम कॉलेज मुजफ्फरपुर से किया है, जो बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। उसके और देन मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से किया। आपका जो बेसिक एजुकेशन रहा है क्लास 10 तक स्कूलिंग और कॉलेज के लेवल पर, 12th हाई स्कूल, उसके बाद कॉलेज, क्या इसका आपका परफॉर्मेंस रहा है उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं अपने स्कूल की बताऊं तो मैंने अपने स्कूल की तो वन ऑफ द टॉपर्स थी मैं, तो वो आपके रिजल्ट से पता भी लग रहा है। तो एक्चुअली स्कूल में मेरा काफ़ी अच्छा रहा। मुझे 10th में ग्रेड 10 आया था, क्योंकि हमारे टाइम सीजीपीए आया था। 12th में मेरा परफॉर्मेंस, कौन से साल आपका ये था? 2011 में। 11th। हाँ, और उसके अलावा 12th में मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा नहीं हो पाया था, मुझे 80% मार्क्स आया था। ये आपका साइंस बैकग्राउंड था? साइंस, हाँ, पीसीएम। और ग्रेजुएशन में मेरा वन ऑफ द फिर से मेरा डिस्टिंक्शन मार्क्स था यूनिवर्सिटी में, और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अच्छा मार्क्स था। लेकिन मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है शुरू से ही एकेडमिकली, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये यहाँ ज़्यादा मैटर करता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेम प्लेइंग फील्ड सबके लिए है। अगर जिसको 50% मार्क्स भी आया है और जिसको 60% मार्क्स भी आया है, वो भी हो सकता है कि मेरे से पहले क्वालिफाई कर जाए वो जो भी एग्जाम है। तो यहाँ पे सबके लिए सेम लेवल प्लेइंग फील्ड है। यहाँ पे जो आपका एकेडमिक मार्क्स है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अभी फिल्म आई थी 12th फेल, हाँ। ये आपके बात पे ये फिट बैठता है कि क्योंकि 12th फेल में भी ये बताया गया है कि एक बार आईपीएस जो मनोज कुमार है वो एक बार फेल हो चुके थे, उसके बाद वो आईपीएस बने। हाँ, 12th उन्होंने फेल हुआ। कह सकते हैं कि एक्चुअली मेरे बारे में मेरे एक रिलेटिव्स ने कहा था कि मेरा 12th में बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आया था, तो उन्होंने मेरे बारे में ये कमेंट किया था कि 12th में तो इतना बेकार मार्क्स है कि ऐसे बच्चे थोड़े यूपीएससी या बीपीएससी सिविल सर्विसेज क्रैक करते हैं। तो इसको एज ए आप पॉजिटिव लीजिए और इसको फिर दिखाइए कि हाँ हम कर सकते हैं। रिजल्ट के बाद उनका रिएक्शन कैसा रहा? रिजल्ट के बाद मतलब वन ऑफ द अर्ली, अगर किसी का फोन कॉल आया होगा तो वो उन्हीं का था। उस 2019 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने सोचा कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं, और उसके बाद मैं दिल्ली आई सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए। आप दिल्ली सिविल सर्विसेज की तैयारी करने आई, आपका सारा बैकग्राउंड बिहार से है, तो क्यों बिहार में क्यों नहीं की तैयारी? एक्चुअली बिहार में जो सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए जो मुखर्जी नगर है उसको बेस्ट माना जाता है। यहाँ इन्वायरमेंट भी है, यहाँ स्टूडेंट भी हैं, कंपटीशन भी है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाके देखती हूँ कि अगर मैं इसके लिए एलिजिबल होंगी तो मैं वहाँ रहूँगी और मैं इसको सस्टेन करके देखूंगी। तो आपने बीपीएससी क्लियर किया, आपने यूपीएससी भी कभी एग्जाम दिया यूपीएससी का? हाँ, मैंने दिया है। कितनी बार आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया? मैंने यूपीएससी का 2 अटेम्प्ट दिया है। 2 अटेम्प्ट। क्या रहा उसका रिजल्ट? मेरा लास्ट टाइम जो मैंने 2022 में दिया था तो मेरा 0.6 से प्रीलिम्स नहीं हुआ था। देन मैंने 2023 में मेरा बीपीएससी 68th का मेंस था मई में, और मई में ही एंड में यूपीएससी था, तो मेरे पास टाइम नहीं था रिवाइज करने के लिए, तो मैंने स्किप कर दिया 2023 में। और 2024 में मैं सोच रही हूँ फिर से एक बार देने का। तो आपका ये बीपीएससी फर्स्ट टाइम था या इसके पहले भी आपने अटेम्प्ट दिया है? नहीं, मैंने दिया है। मेरा बीपीएससी में ये 3rd अटेम्प्ट था। 3rd अटेम्प्ट था। जो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट का क्या आपका रिजल्ट रहा था?
मैंने जो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने मेंस लिखा था, और अब इस इंटरव्यू में ये मेरा पहला था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। फर्स्ट में आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, दूसरे में आपने मेंस लिखा और तीसरे में फाइनल रिजल्ट आ गया। अब तक की आपने जो स्ट्रैटेजी अपने स्टार्ट किया था जो प्रिपरेशन का, तो आपका कोई मेंटोर या आपने कोचिंग लिया, क्या कैसे आपने ये स्टार्ट किया था ये जर्नी? नहीं, एक्चुअली इसका जो प्रिपरेशन के लिए मैंने कोचिंग कहीं भी नहीं लिया है। मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। बीपीएससी के लिए भी मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। जो बीपीएससी में बिहार बेस्ड ही जो लोग टेस्ट करवाते हैं, जैसे एडुटेरिया, मैं नाम लेना चाहूँगी क्योंकि मैंने उनका कई सारा टेस्ट सीरीज लिखा है। तो एडुटेरिया का मैंने टेस्ट सीरीज लिखा था। इसके अलावा मैं विजन का मैगजीन पढ़ती हूँ, मंथली मैगजीन, और विजन का जो 365 आता है यूपीएससी के लिए, वो भी मैं पढ़ती हूँ। और दृष्टि के मैगजीन्स आते हैं, जो मंथली मैगजीन आते हैं, उसको मैंने पढ़ा है। कोचिंग मैंने कहीं नहीं किया है। और मेरे मेंटर मेरे एक फ्रेंड ही हैं जिन्होंने मुझे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए भी बहुत प्रोत्साहित किया था। और उन्होंने ही एक्चुअली मुझे कहा था कि मुझ में ये पोटेंशियल है कि मैं आके यूपीएससी की तैयारी करूं। तो और जब जैसे कि हम आंसर राइटिंग करते हैं, और आंसर राइटिंग करने के बाद जब हम अपना इवेल्युएशन खुद तो कर नहीं पाते हैं, लेकिन मेरे हर एक आंसर को वर्ड बाय वर्ड मुझे उसमें क्या ऐड करना चाहिए, क्या उसमें छोड़ना चाहिए, तो वो मेरे जो फ्रेंड है उन्होंने इस बारे में मेरा बहुत हेल्प किया और मुझे हर जगह से मोटिवेट किया। मेरे सारे स्टडी मटेरियल वगैरह में उन्होंने मेरे काफ़ी हेल्प किया। तो इस वजह से मतलब उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है मेरे सिलेक्शन में। आपके बहुत अच्छे दोस्त रहे मेंटोर के तौर पे, लेकिन कई लोग होते हैं जिनका कि बेसिक्स बहुत कमजोर होता है बेसिक्स, तो क्योंकि वो कई बार होते हैं कि अच्छे स्कूलिंग उनका नहीं होता है, कई बार होता है कि उनके बहुत अच्छा गाइडेंस उन्हें नहीं मिलता है। अगर कोई बच्चा जिन्हें कि बहुत ज्यादा यूपीएससी या बीपीएससी के बारे में नहीं पता है लेकिन वो तैयारी करना चाहते हैं, तो कैसे उनकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिनको इस बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, मेरे हिसाब से उनको फाउंडेशन कोर्स लेना चाहिए। जिस भी कोचिंग का वो पहले पता करें, जिसका भी डेमो उन्हें अच्छा लगे, तो उसमें उन्हें फाउंडेशन कोर्स करना चाहिए। मैं यहाँ पे आपके एक डेमो के तौर पे जो कोचिंग संस्थाएं हैं तो अच्छे अच्छे टीचर्स भेजते हैं और अच्छी क्लासेस लेते हैं, लेकिन डेमो के बाद कई बार ऐसा देखा जाता है कि उनपे अच्छी क्लासेस नहीं होती है, तब उनके लिए क्या प्रॉब्लम है? तो इसमें मेरा कहना है कि आप कोचिंग जाइए, तो वहाँ जो आपके जो सीनियर हैं, जो क्लासेस ले चुके हैं, आप उनसे बात करके देखिए कि एक्चुअली जो उस कोचिंग में क्या चल रहा है, कि वो लोग कैसे टीचर्स से आपको पढ़ा रहे हैं, या डेमो में अलग टीचर्स हैं, बाद में अलग टीचर्स हैं। तो सीनियर से बात करके देखना चाहिए, वहाँ आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाता है। तो आपने जो प्रिपरेशन शुरू किया, आपने जब बीपीएससी की तैयारी जब आपने शुरू किया, कोचिंग संस्था तो आपने गए नहीं, तो क्या आप जो बुक्स आपने पढ़ा, तो सारे सब्जेक्ट्स के जो बुक्स होते हैं, क्या आप कौन सी बुक्स प्रेफर किए ज्यादातर? तो जितने भी कोर बुक्स हैं यूपीएससी के जो माने जाते हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, और साइंस के लिए रवि पी अग्रहारी को मैंने पढ़ा, और हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए विपिन चंद्रा, मिडाइवल के लिए सतीश चंद्रा, और एंसेंट हिस्ट्री को मैं आर एस शर्मा को मैंने पढ़ा। तो कई बार, क्योंकि जब आपने बोला 68 का आपने इंटरव्यू आपका क्लियर हुआ, पेपर क्लियर हुआ, तो क्या आप, क्योंकि 68 से बीपीएससी का सिलेबस चेंज हो गया, जब आप पेपर चेंज हुआ और उसके बाद अपने मेंस लिखने गया, तो क्या अचानक से, क्योंकि पिछले जितने प्रीवियस क्वेश्चन आपने बना कर गए होंगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट था जो आपने एग्जाम दिया, तो क्या आपका क्या स्ट्रैटेजी था एग्जाम के दौरान? एक्चुअली मैं बताऊं तो मेरे लिए वो नया नहीं था, क्योंकि मैंने यूपीपीसीएस का मेंस लिखा था। तो और वहाँ काफ़ी हद तक यूपीएससी जैसा ही मेंस का क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे ये मैंने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को पहले ही टैकल कर लिया था। 20 क्वेश्चंस वहाँ आते हैं यूपीपीसीएस में। तो मेरे लिए उतना अनएक्सपेक्टेड नहीं था, रदर दूसरे स्टूडेंट्स के, क्योंकि जब वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए तो मैंने मतलब बहुत ईजिली उसको टैकल कर लिया, क्योंकि पहले से ही मैंने यूपीपीसीएस के लिए उस चीज़ की तैयारी की थी। तो वहाँ मुझे वो उतना अनएक्सपेक्टेड नहीं लगा। नॉर्मली जो विद्यार्थी होते हैं या कोचिंग संस्थान से जब वो कोचिंग लेते हैं तो पहले मेंस पढ़ाया जाता है, उसके बाद पीटी के, जब एग्जाम से 2-3 महीने उनके पीटी पढ़ाया जाता है, तो आपका क्या स्ट्रैटेजी था, पहले पीटी या पहले मेंस, किस तरह से आपने तैयारी शुरू किया था? एक्चुअली जब मैंने शुरुआत किया तैयारी, तो मैं इंटीग्रेटेड ही मैं तैयारी शुरू किया। कोई भी अलग या पीटी या मेंस को बिल्कुल अलग अलग तरीके से मैंने कभी नहीं पढ़ा। बिल्कुल इंटीग्रेटेड तैयारी, जो भी कोर बुक्स हैं उनको मैंने किया, प्लस मंथली मैगजीन भी साथ साथ में करती रही। न्यूज़पेपर डेली रीडिंग बहुत ज़रूरी है, जितने भी प्रिपरेशन करते हैं उन सब के लिए। तो आप किसी भी एक न्यूज़पेपर को डेली रीडिंग लगाइए, ये नहीं कि बहुत देर तक उसको पढ़ते ही रह गए, उसमें से कुछ कुछ कोर फैक्ट्स जो हैं उसको निकाल के पढ़िए, उसको नोट डाउन करते जाइए। वो एंड ऑफ द डे जब प्रीलिम्स आपका नज़दीक आता है तो वो बहुत हेल्पफुल होता है कि आप जो करंट जो साल भर में पढ़े हैं वो उसको फिर से रिवाइज करने के लिए। आपने कौन सा न्यूज़पेपर, नॉर्मल अगर कोई हिंदी माध्यम का बच्चा है तो उनके लिए क्या आप सजेस्ट करें, कौन सा न्यूज़पेपर सजेस्ट करेंगे?
ऐसे मेरा तो मीडियम इंग्लिश है, तो मैं तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती थी, बट फिर भी जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं वो जैसे जनसत्ता यहाँ दिल्ली में आता है तो जनसत्ता लोग पढ़ते हैं। और वैसे आप अपने यहाँ भी अगर जिस भी न्यूज़पेपर में आप अपने आप को समझिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें मतलब न्यूज़ से है, तो आप उसको छांट के पढ़िए। सब कुछ आपके लिए ज़रूरी नहीं है, पेपर में जितना भी दिया सब कुछ आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो आप उसमें एडिटोरियल पढ़िए और जितना भी जो कोर इन्फॉर्मेशन है बस उसको छांट के निकालिए, अदर की पूरा पढ़ने के, क्योंकि बहुत सारे जो है वो उसको उसमें बहुत टाइम लगा देते हैं। न्यूज़पेपर 2 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जब आपने न्यूज़पेपर के आपने नोट्स की बात, तो नॉर्मली अब आजकल क्या है कि पहले नोट्स जो है वो पेज ये फोटोकॉपी लोग करवा कर पढ़ते थे, लेकिन अभी क्या है कि टेक की दुनिया ज्यादा हो गई है, तो टेक की दुनिया में आजकल ऑनलाइन नोट्स बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। तो ऑनलाइन नोट्स ज्यादा बेहतर होगा लोगों के लिए, या नॉर्मली जो बुक स्टॉल से जाकर लेकर बुक्स पढ़ते हैं या उससे फिर नोट्स निकालते हैं, या कोचिंग के नोट्स ज्यादा बेहतर होते हैं, या खुद का नोट्स बनाना ज्यादा बेहतर है? तो इसका आप न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर आप हार्ड कॉपी भी पढ़ सकते हैं। अगर आप अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। जैसे मेरी सबसे बड़ी बात है कि आप कितना फ्रेंडली हैं स्क्रीन के साथ। अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हूँ स्क्रीन के साथ, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ किसी भी चीज़ को हार्ड कॉपी में पढ़ने की। अगर आप स्क्रीन फ्रेंडली हैं तो मतलब आपको बिल्कुल जानना चाहिए, आप बिल्कुल स्क्रीन आप बिल्कुल ऑनलाइन पढ़िए, ऑनलाइन नोट्स लीजिए। और रही बात अगर जो अभी तो बहुत सारे जो चैनल जैसे हिंदू का भी जो है वो उसको न्यूज़पेपर को डेली करंट अफेयर्स का आता है, जैसे ओनली आईएएस के भी वो सर जो है वो करवाते हैं, तो अगर वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जितना आप लेकिन अब मेरा मतलब है कि वो लोग बिल्कुल एक सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप खुद से पढ़िएगा तो वो ज़्यादा मेरे हिसाब से बेनिफिशियल होगा। अभी जैसे ही आप इस घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये मुखर्जी नगर में बहुत सारे बुक स्टॉल है जहाँ नाना प्रकार के आपको नोट्स मिलते हैं, तो उनमें से जो नए बच्चे हैं उनको चुनना बहुत मुश्किल होता है कि क्या नोट्स निकाले और कौन से नोट्स पढ़े, क्योंकि जब आप बुक स्टॉल पे जाते हो तो बहुत सारे मिलते हैं। तो क्या किस प्रकार से वो नोट्स को चुने, और क्योंकि नए बच्चे जब आते हैं तो उनका क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए नए नोट्स के लिए? हाँ, तो यहाँ तो जाहिर सी बात है मुखर्जी नगर में बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं, बट आप एक मेरा इस मतलब है कि आप एक साथ बहुत सारे नोट्स को कलेक्टिव आपको नहीं खरीद लेना चाहिए। आप वहाँ पे जाइए स्टॉल पे, उस नोट्स को पलट के देखिए कि वो उसमें किस टाइप के कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर वो आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ इसमें नॉलेज है, तभी आप उसको खरीदिए, अदरवाइज सबको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं यहाँ एक चीज भूल रही हूँ, इकोनॉमी के लिए मैंने मृणाल सर को फॉलो किया था। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे मृणाल सर को, तो मैंने मृणाल सर को फॉलो करती हूँ। जो मैंने शुरू में जब मैं आई थी तो यूपीएससी के लिए मैंने मृणाल सर का ही इकोनॉमी पढ़ा था, और उनका मैंने क्लास तो कभी नहीं लिया है, बट उनका वो हैंड कॉपी आता है, नोट्स आता है, मैंने उसको फॉलो किया था। वो मुझे बहुत हेल्पफुल रहा इकोनॉमी में। तो हिंदी माध्यम के बच्चे खासकर इकोनॉमिक्स में उनके बहुत दिक्कत होते हैं, तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बीच का जो प्रॉब्लम है उसको आप कैसे देखते हैं? हिंदी मीडियम में अभी एक बुक आई है इकोनॉमिक्स में, नितिन सिंघानिया की एक बुक आई है इकोनॉमी के लिए, जो बहुत अच्छी है, जो मैंने उसे देखा है। और अदरवाइज अगर मृणाल सर का भी अगर बात करें तो हिंदी मीडियम वाले भी उसे देख सकते हैं, क्योंकि वो जो बताते हैं वो बाइलिंगुअल रहता है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में बताते हैं। तो थोड़ा सा, और आपको अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको लैंग्वेज बैरियर हटाना होगा। जैसे कि बीपीएससी में भी मेरा कोर इंग्लिश मीडियम है, बट बीपीएससी में जो मटेरियल अवेलेबल होता है वो हिंदी में ज्यादा होता है और इंग्लिश में कम होता है। तो मैंने ये मतलब मेरे लिए कभी ये लैंग्वेज बैरियर था ही नहीं। मुझे जहां से अच्छा नोट्स मिलता था मैं उसको आराम से पढ़ के रिवाइज कर लेती थी। और रही बात, अगर आपको कुछ लगे उस टाइम ही लगे कि नहीं ये कुछ अलग सा वर्ड है या फिर इसका इंग्लिश में अलग सा वर्ड है, आप वहीं पे उसको पेन डाउन कर लीजिए कि इसका ये अलग सा वर्ड है और आप उसको यूज कीजिए। फिर ये तो हो गए नए बच्चे के लिए। अगर जैसे कोई बच्चा पीटी की तैयारी कर रहा है तो आपका पीटी के लिए अलग से स्ट्रैटेजी क्या रहा है? पीटी के लिए तो पहले जो स्ट्रेटजी रहा 67th तक, तो वो तो एक अलग स्ट्रेटजी था। वो एक सिलेक्टेड बुक्स से सिलेक्टेड से पीटी में बीपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता था प्रीवियस ईयर करने से। बट 68 के बाद जैसे हमने देख रहा है कि वो जो पेपर का लेवल है वो आगे आ रहा है, और 69th में वो और भी ज़्यादा जो है कॉम्प्रिहेंसिव हो गया है बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर। तो अब पीटी के लिए भी मैं यही कहूँगी, जैसे आप यूपीएससी का तैयारी करते हैं प्रीलिम्स का, जो आप प्रीवियस 1-1.5 साल के करंट अफेयर्स को करते हैं कॉम्प्रिहेंसिवली, आप सारा तैयारी करते हैं वैसे कीजिए। और इकोनॉमिक सर्वे आप खुद से तैयार कीजिए, मैं बार बार कहूंगी, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए नहीं मेंस के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी था? क्योंकि पीटी के लिए तो पहले तो सिलेक्टेड होते थे, 67 से पहले सिलेक्टेड बुक्स पढ़िए और पीटी आप क्वालिफाई कर सकते थे। मेनली जब मेंस आता है, क्योंकि उसके बाद एक बड़ी सा रिटेन आपको एग्जाम्स होते हैं, आपको लिखना होता है, तो उसके लिए आप क्या तैयारी की अब तक?
मेंस के लिए, हाँ। मेंस के लिए वही जैसे मैंने नोट्स, जैसे आपको कोई भी लगा तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जितने भी हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं उनका आप खुद से नोट्स बना के तैयार कर लीजिए। जितने भी देख रहे हैं करंट में जो भी, जैसे कि इस बार इजराइल वाला टॉपिक था, हमास वाला टॉपिक था, तो कनाडा वाला था, तो जो भी हाईलाइटेड इंटरनेशनल रिलेशन में हो या फिर ज्योग्राफिकली हो, हिस्टोरिकली, जो भी जो इम्पोर्टेंट उसका आप खुद से नोट्स तैयार करते रहिए। तो इससे आपकी दो प्रैक्टिस हो जाएगी, एक तो आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और प्लस इससे आपका जो है फ्लो वो भी बढ़ते रहेगा आंसर में। खुद से उसको लिखने की कोशिश कीजिए। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है मेंस के, यूपीएससी के 2010 तक और जो बीपीएससी के जो अभी 60, अब जैसे अभी 17वीं होगा तो 69 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। मेंस का हो गया, क्योंकि सब जब मेंस पास होने के बाद ही बच्चे कहते हैं कि इंटरव्यू में बहुत डर लगता है, क्योंकि अलग अलग बोर्ड्स होते हैं इंटरव्यू के समय, और बहुत सारे बच्चे कहते हैं, कोई बोर्ड के कहते हैं कि नहीं ये बहुत नंबर हम डिस्टर्ब करते हैं, कई होते हैं कि नहीं नंबर बहुत देते हैं। तो आपको क्या, जब अपने इंटरव्यू के लिए बैठा तो क्या आपको फील हुआ, वहां पे कैसा आपसे सवाल किया गया? एक्चुअली जो मॉक इंटरव्यू होता है उससे काफ़ी डिफरेंट होता है ओरिजिनल इंटरव्यू जो है, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग ज़्यादा होती है, यहाँ पे थोड़ा सा वो बनाया जाता है। बट जो ओरिजिनल इंटरव्यू काफ़ी कुछ ओरिजिनल जैसा ही होता है। एक कमरे में 4 लोग बैठे होते हैं और वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो मैंने पहले मॉक इंटरव्यू दृष्टि में दिया था, तो वहाँ मैंने जो भी मेरा कुछ प्रॉब्लम्स उन्होंने आइडेंटिफाई किया था तो मैंने उसको दूर करा था। और ओरिजिनल इंटरव्यू में जब मैं पहुंची तो वो लोग बहुत कॉर्डली, बहुत फ्रेंडली वो लोग मेरे से बात की और बहुत फ्रेंडली वो लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो मेरे हिसाब से वो ऐसा वहाँ कुछ पहले आदमी ज़्यादा पैनिक करता है, बट वहाँ पे वो लोग काफ़ी फ्रेंडली हो जाते हैं। वहाँ आपको काफ़ी नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे और तब आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। पहली बार आपका इंटरव्यू था और पहली बार में आपका जब सिलेक्शन हुआ इंटरव्यू होने के बाद, तो क्योंकि जब पहली बार जब बच्चे जाते हैं बाहर में बहुत पैनिक होता है, कैसा सवाल आएगा कैसा, तो आपका जो इंटरव्यू था वो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था या थोड़ा सब्जेक्ट से रिलेटेड, और या फिर देश दुनिया से क्वेश्चन था, किस प्रकार? ये आपका बैकग्राउंड से, जो आप जिस फील्ड से आते हैं वहां से क्वेश्चन था, किस प्रकार का क्वेश्चन था आपका? इंटरव्यू के लिए तो मैं सबसे पहले कहूंगी कि किसी भी स्टूडेंट को पहले अपने आप को बिल्कुल काम कर लेना चाहिए, बिल्कुल कूल कर लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए जितना हम पढ़े हैं उसी से वहाँ क्वेश्चन आएगा, इरेस्पेक्ट वहाँ नहीं आए। तो उससे हमारा पहले इसको ये सोच के पैनिक बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि वहाँ हमसे क्या पूछा जाएगा, वहाँ हमसे नहीं। आप बिल्कुल काम रहिए, आप जितना काम रहिएगा आपका इंटरव्यू उतना अच्छा जाएगा। क्योंकि और अगर मेरी बात रही तो उन्होंने मेरे से एजुकेशनल बैकग्राउंड पे भी क्वेश्चंस पूछे। मेरा ऑप्शनल रहा ज्योग्राफी, उससे भी उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। और जो बिहार का एजुकेशन सर्विस, मुझे बीएस मिला भी है और उन्होंने मुझे बिहार के एजुकेशन से रिलेटेड, गर्ल्स एजुकेशन से पिछड़ापन का वो बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा मुझे। उस समय 1-2 दिन पहले शायद राशिद खान, वो जो एक सिंगर है, उनका निधन हो गया था, उससे रिलेटेड उन्होंने मुझसे 3-4 क्वेश्चंस पूछे। और फिर ज्योग्राफी से भी जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए। तो मेरे से मोर और लेस मेरे से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, तो मैंने उसे इजीली से टैकल कर लिया। और 1-2 क्वेश्चन जहाँ मुझे नहीं आता था मैंने सॉरी बोल दिया। हाँ, सॉरी बोलने का एक बहुत बड़ा ये है कि जब कई बच्चे होते हैं जिनको क्वेश्चन नहीं आता है वो गलत बोलने लगते हैं, तो क्या वहां पर स्ट्रेटेजी, अगर सवाल ना आए तो वहाँ स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? अगर आपको कोई भी आंसर नहीं आता है आप उसको सीधे बोल दीजिए, सर मुझे नहीं आता है, सॉरी। आप बिल्कुल भी गलत आंसर नहीं बोलिए, क्योंकि वो इंटरव्यूअर है, उनको पता होता है उसका सही आंसर क्या है। और अगर आप झूठ बोलते हैं या फिर आप गलत आंसर बोलते हैं तो वो ओवरऑल आपका नेगेटिव जाता है और आपको वो कम मार्क्स दिला देता है। आपने तैयारी शुरू की, आपका रिजल्ट हो गया है, तो क्या अभी आपका यूपीएससी की तरफ भी कोई रुझान है कि अभी इसी में क्यों, कि या फिर अगला 17वीं बीपीएससी की तरफ भी जाना है आपको? नहीं, अभी तो बीएस मिलने के बाद अभी तो यूपीएससी करना है। यूपीएससी इस बार मैं 2023 में दे नहीं पाई थी क्योंकि मेंस था 68 का, तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं यूपीएससी दूंगी। मैं थोड़ा सा नोट्स की तरफ आऊंगा, क्योंकि बुलेट नोट्स के लेके बहुत हवा है मुखर्जी नगर या यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के बीच। बुलेट नोट्स के लेके बहुत हवा, क्या होता है बुलेट नोट्स और कैसे बनाया जाता है बुलेट नोट्स? क्योंकि नए बच्चों को ये नोट्स के बारे में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो वैसे लोग जो बहुत ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं उनको नोट्स बनाना सब, क्योंकि उनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं होती है तो उनको नोट्स बनाने में बहुत दिक्कत होती है। मैं ये जानना चाहता हूँ तो बुलेट नोट्स कब फायदा, उसके कब यूज किया जाता है और कैसे बनाया जाता है, और आपने कैसे बनाया? नोट्स मेकिंग में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सब कुछ नहीं लिख लेना है।
जो भी जैसे अगर हम किसी आंसर को ही जैसे तैयार करते हैं तो आंसर में हमारा सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद उसका हम बॉडी पार्ट लिखते हैं, उसके बाद उसको हम कंक्लूड करते हैं और फिर बताते हैं कि आप वे फॉरवर्ड, आप उसके आगे आप क्या सोचिएगा। तो जब भी कभी हम किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन लिखते हैं, जैसे कि सब नोट्स मेकिंग, इट मीन्स कि आप किसी आंसर राइटिंग का ही वो तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी आपके सामने क्वेश्चन आया या फिर कोई टॉपिक आया तो आप सोचिए कि आप इसका इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकती हैं, इसका इसमें जो भी इसमें रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसको आप उसके इंट्रोडक्शन में लिख सकती हैं। फिर आप उसका बॉडी पार्ट तैयार कीजिए, फिर उसके बाद आप सोचिए कि वे फॉरवर्ड में मीन्स आप इसमें लिखिएगा कि इसमें जो गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स हैं या फिर वो कैसे बेनिफिशियल रहा है, या फिर इसके आगे हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं जो और ज़्यादा बेनिफिशियल हो, तो उसके बाद हम उसको कंक्लूड करेंगे। तो इस प्रोसेस पे आपको नोट मेकिंग करना चाहिए, किसी भी चीज़ को 4 पार्ट में ब्रेक करके, तो आप इससे अच्छा नोट्स बना सकते आपने जो बुलेट नोट्स बनाया उसको थोड़ा दिखाइए, किस प्रकार से आपने नोट्स बनाया था। हैं। ओके, मैं दिखाती हूँ। ये जैसे ये बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है, तो जैसे मैंने इसे बनाया था, तो इसे आप जब बनाइए खुद से भी तो इसको थीम वाइज बना लीजिए। जैसे कि पहले तो बहुत सारे चैप्टर्स में डिवाइड होता है जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, तो उसको जैसे कि एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर का हमने एक बना लिया। फिर नेक्स्ट हम जाएंगे तो इसको पॉइंट वाइज इसमें जितने भी हैं उसको लिखते चले जाइए, ताकि जब एंड ऑफ द डे जब आप उसको रिवाइज करें तो आपके लिए वो आसानी हो। और फिर जैसे एग्रीकल्चर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया तो फिर यहाँ इंटरप्राइजेस सेक्टर आया, फिर उस थीम पे हम बना लेंगे। फिर यहाँ पे इंडस्ट्री सेक्टर आएगा, उसको बना लेंगे। तो जैसे भी अलग अलग, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट है उसका एक अलग टॉपिक पे बना लेंगे। और इसमें जैसे इकोनॉमिक सर्वे वाला तो हम बनाएंगे ही, इसके अलावा जितना भी अलग से हमें मिलेगा उसको हम इसमें ऐड करते जाएंगे। जैसे एजुकेशन एंड यूथ है, तो ये आपके मेंस में और आपके प्रीलिम्स में तो थोड़ा बहुत, मेंस में बहुत आपके लिए आंसर राइटिंग में बहुत बेनिफिशियल होता है। या Points को add करने वाइज में। इसको पॉइंट्स में बना लीजिए। तो ये मेरा चैप्टर वाइज, ये जल जीवन अभियान, इससे तो क्वेश्चंस भी आए हैं। रूरल डेवलपमेंट के आपके हर जगह काम आएगा, इकोनॉमी में भी काम आएगा। मेनली इकोनॉमी के लिए जो बच्चे डरते हैं इकोनॉमी से, तो इकोनॉमी के लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बुक तो आप जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, बट इकोनॉमिक सर्वे आप तैयार कर लीजिएगा। तो क्योंकि इकोनॉमी में क्या आता है, गरीबी आता है, अनएम्प्लॉयमेंट आता है, किसी भी एग्रीकल्चर आता है, एग्रीकल्चर का लॉस क्या, इसका क्या फ़ायदा है, या फिर इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था क्यों नुकसान में, इन्फ्लेशन आता है, रूरल डेवलपमेंट आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाते हैं। तो आपके पास पहले से ही वो सारा कुछ होता है जो वहाँ एग्जाम में आ रहा है। तो भले ही वो आपको डायरेक्ट तो वहाँ नहीं आप आंसर लिख पाइएगा, बट इनडायरेक्टली आपके पास वो पॉइंट्स होते हैं जिससे आप उसको ईजिली टैकल कर लीजिए। आपके इस नोट से इंटरव्यू में कुछ फायदा हुआ था? हाँ, इंटरव्यू में मुझे एजुकेशन के बारे में पूछा गया था बिहार के, तो कि महिलाओं का भी क्या एजुकेशन का वो है बिहार में, तो थोड़ा बहुत रहा था, इंटरव्यू में ज़्यादा नहीं रहा था। सुबह से शाम तक क्या आपका रूटीन होता था? जो सबसे ज्यादा लोग ये देखना चाहते हैं कि टॉपर्स का क्या रूटीन रहता है, किस प्रकार से वो पढ़ते थे, तो आपका रूटीन क्या रहता था सुबह से शाम तक, सुबह के जागने से रात के सोने तक क्या आपका रूटीन होता था? एक्चुअली मैं मॉर्निंग में तो मैं अर्ली राइजर नहीं हूँ, मैं सुबह जल्दी नहीं जगती हूँ, मैं रात को पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। रात में आप 2-3 बजे तक मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, क्योंकि उस समय काफ़ी शांत हो जाता है आसपास का माहौल और काफ़ी खामोशी हो जाती है, तो उस टाइम पढ़ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और रही बात, तो मुझे लगता है कि मैं डेली, जैसे अगर एग्जाम पास आ गया तो उस टाइम 10 घंटे 11 घंटे तो हो जाता है, बट अदरवाइज 7-8 घंटे काफ़ी होता है। और रही सबसे बड़ी, रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई गैप नहीं होना चाहिए। आप जैसे डेली एक दिन 21 घंटा पढ़ रहे हैं और उसके बाद आप एक हफ्ते का गैप ले लीजिए, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आप डेली 3 घंटे भी पढ़ रहे हैं लेकिन आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो और मेरी रूटीन रही, तो मैं जैसे देर से जगती थी, लेकिन मैंने पहले ही एक वो फिक्स कर लेता था कि आज दिन में क्या करना है, तो और उसको किसी भी हाल में रात होने तक उसको कंप्लीट कर लेना है, जो भी मेरा टारगेट होता था। और रही बात उसके अलावे, उसमें जितने घंटे में हो जाए, वो अगर वो कभी कभी मेरा 3-4 घंटे में भी हो जाता था, मतलब जो टारगेट आपका है उसको कंप्लीट करना है, कंप्लीट कर लेना डे है। के अंदर, एक दिन के अंदर जो आपका टारगेट है उसको हाँ, कंप्लीट करना है, हाँ। ताकि हम कल के लिए नेक्स्ट टारगेट वो, नए डे फिर फ्रेश टारगेट लेके उसको कंप्लीट कर पाए। जब आपने प्रीलिम्स और एक दिन का पेपर होता है प्रीलिम्स, तो उसमें नॉर्मली मेंटल स्थिति जो है नॉर्मल रहता है, लेकिन मेंस का एग्जाम लगभग 1 वीक चलता है, तो 1 वीक तक मेंटल स्टेबिलिटी किस प्रकार से आपका रहता है? और क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत पैनिक होने लगते हैं, क्योंकि लिखने में बहुत दिक्कत होती है, एक दिन में 2 एग्जाम्स होते हैं, तो लिखने में बहुत मुश्किल होने लगता है, तो क्या आपका क्या सिचुएशन रहा था एग्जाम के दौरान?
जैसा मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है प्रीलिम्स में ज़्यादा पैनिक होता है कोई भी, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल वहीं से आप बाहर हो जाते हैं और वहाँ से आप रेस में रहेंगे या नहीं काफ़ी हद तक ये प्रीलिम्स से डिसाइड हो जाता है। तो प्रीलिम्स वो 2 घंटे वो ज़्यादा पैनिक्ड होता है, क्योंकि उस टाइम क्वेश्चन अभी तो नेगेटिव भी आ गया है, तो आपको उस समय बहुत ज़्यादा उसमें शॉर्टेड होना है कि इस क्वेश्चन को करें या ना करें, इसको छोड़ें या क्या करें। मेंस तो इट्स ऑल अबाउट, अगर आप 20 क्वेश्चन अब आ रहे हैं बीपीएससी में शॉर्ट और लॉन्ग मिला के, तो अगर उसमें आप अगर 1-2 शॉर्ट आंसर आपसे छूट भी जाता है, अदरवाइज आप उसको अच्छे से नहीं भी लिख पाते हैं मेंस में, तो कोई बड़ा इशू नहीं है, आपका रिजल्ट फिर भी होना है। पीटी में नेगेटिव मार्किंग जब से ऐड हुआ है तो कैसा स्ट्रेटेजी रहा, क्योंकि तब पहले तो था कि आप कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था, बच्चे क्या था 150 क्वेश्चन तो 150 क्वेश्चन डील करके आते थे, लेकिन जब से नेगेटिव मार्किंग आया है तब से क्या स्ट्रेटेजी कोई चेंज हुआ है आपका, क्योंकि आपने पहले भी एग्जाम दिया, आपने इस बार भी एग्जाम दिया होगा, तो क्या स्ट्रेटेजी इस बार क्या चेंज आपका रहा? स्ट्रेटजी एक्चुअली नेगेटिव मार्किंग 1/3 आया है, तो मैंने जब इससे पहले मैंने यूपीएससी का भी पेपर दिया है, यूपी पीसीएस भी दिया है, तो मैं इतना सोच के जाती हूँ कि मैं 135 to 140 क्वेश्चंस करूंगी, क्योंकि आप कितना भी उस समय एग्जाम के टाइम आप कितना भी सही मान के आप पेपर करेंगे, एंड ऑफ द डे जब आप घर पे आएंगे तो आपका उसमें से 10-12 गलत हो ही जाना है, क्योंकि वो एग्जाम के प्रेशर में पता नहीं चलता है, और कभी वो उल्टा आप कुछ रंग दिए या फिर इधर उधर हो गया, या फिर कुछ गलत ही आंसर लगा दिए, लगाना बी और लग गया सी। तो इसलिए अगर कभी भी बिल्कुल बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे कुछ लोग इस बार 100 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आए, और उन लोगों ने कहा कि नहीं 100 में 100 मतलब सही होता होगा, मुझे ऐसा नहीं पता है, बहुत रेयर लोगों का सही होता होगा, लेकिन अदरवाइज जो भी आप पेपर करके आते हैं 10-12 आपका गलत होना ही है उसमें। तो आप सेफर साइड लेके चलिए, 135-30 के आसपास मुझे लगता है कि उससे कम अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए किसी को भी। कई बच्चे बीपीएससी में डीआई को लेके बहुत उनका कंप्लेन रहता है, तो डीआई के लिए क्या स्ट्रेटेजी आपका रहा अब तक? डाटा इंटरप्रेशन के लिए मेरा ऐसा रहेगा, जो भी जैसे 60-62 में से लेके, और अब तो 69 का पेपर भी ऐड हो गया है, तो सारा पीवाईक्यू लेके आप सॉल्व कीजिए। इससे आपको काफी हद तक आइडिया हो जाएगा कि बीपीएससी में कैसा डाटा इंटरप्रेशन पूछा जा रहा है, और इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और डीआई का भी टाइम मैनेजमेंट है, और अगर बहुत माना जाए कि डीआई सारा सही होने पे ही रिजल्ट होगा, तो ऐसा भी नहीं है, इसके लिए बहुत पैनिक नहीं करना है। मेरा खुद भी 1-2 डीआई गलत हो गया। अच्छा, आपका भी डीआई गलत हुआ था? 1-2 मेरा कुछ मतलब ऐसा लगता है मुझे 10-12 नंबर का मेरा डीआई गलत हो गया था, बट फिर भी मेरा फाइनल रिजल्ट हुआ और मुझे अच्छे मार्क्स मिले हैं। तो अगर आप आपके आंसर्स में अगर आपका डीआई गलत हो गया, तो आप अपने आंसर्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि वहां आपको वो मार्क्स जो है वो गेन हो जाए जो यहाँ लॉस हुआ है। आपका टोटल मार्क्स क्या था? मेरा पेपर 1 में 163 टोटल मार्क्स? टोटल मार्क्स है 477 मेंस में आया है, 440 कट ऑफ था यूआर का, तो मेरा 477 है, और फाइनल मेरा मार्क्स 567 रहा। 567 रहा। आपने बोला कि मैं यूपीएससी का भी तैयारी कर रहा हूँ, बीपीएससी में आपका रिजल्ट आया है, तो क्योंकि दोनों का सिलेबस में काफी डिफरेंसेस है, तो आप दोनों कैसे मैनेज करके चले अब तक? यूपीएससी और बीपीएससी के सिलेबस में हाँ डेफिनेटली चेंज है। यूपीएससी ज़्यादा ब्रॉड है, ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, तो लेकिन बीपीएससी यूपीएससी आप कर सकते हैं एक साथ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे जानने में भी अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बीपीएससी में रिजल्ट हुआ है और वो लोग यूपीएससी में भी इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट, आप उसको कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन सिलेबस तो बहुत डिफरेंस है। अब बहुत ज़्यादा नहीं है डिफरेंस, क्योंकि अब बीपीएससी भी उतना ब्रॉडर लेवल पे आ रही है धीरे धीरे कि उसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस डिफरेंस नहीं रहा है। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप दोनों की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी में आपका रिजल्ट हुआ है, तो मैं जानना चाहता हूँ किस प्रकार से दोनों का सिलेबस अलग है, और क्या अगर सेम, कई सिलेबस तो इसमें सेम होंगे, तो किस प्रकार से वो सेम सिलेबस आपको हेल्प करते हैं? बीपीएससी और यूपीएससी में बहुत जैसे कि पेपर 1 में हिस्ट्री और कल्चर हम पढ़ते हैं, और वहाँ यूपीएससी में भी पेपर 1 में उसका हेल्प मिलता है, और डीआई वो अलग हो गया, तो डीआई को हम अलग से तैयार कर लेंगे। पेपर 2 में पॉलिटी जो है वो यूपीएससी में भी है, बीपीएससी में भी है, लेकिन जो बीपीएससी में है वो पॉलिटी ज़्यादा डेप्थ में पूछा जाता है, जैसे कि एक क्वेश्चन को ही 4-5 फ्रेगमेंट में तोड़ के और तब बीपीएससी में पूछा जाता है। तो उसके लिए पॉलिटी के लिए बीपीएससी को थोड़ा ज़्यादा अलग से तैयार कर लेना होगा। और कुछ हिटेड टॉपिक्स हैं बीपीएससी में जो बार बार आ जाते हैं, जैसे रिलीजन वाले, कास्ट वाले, और जितने प्रेशर ग्रुप्स वाले, तो उनको जो 7-8 टॉपिक्स हैं जो अलग से हैं बीपीएससी के लिए, उनको हम अलग से तैयार कर लेंगे। इकोनॉमी बीपीएससी में पढ़ना है, यूपीएससी में भी पढ़ना है, और लेकिन जो यूपीएससी में वो इकोनॉमी एंड सोशल जस्टिस पढ़ना होता है, तो उसको हम यूपीएससी के लिए थोड़ा सा अलग से तैयार कर लेंगे। ऐसे दोनों में सिमिलर है। ऐसे जो, क्योंकि बीपीएससी में एक 3rd सेक्शन है, उसमें जो मुहावरा का ऐसे रहता है, तो उसको हम अलग से तैयार कर लेंगे। अदरवाइज दोनों में ऐसे आता है यूपीएससी में भी, और यूपीएससी में मतलब ऐसे बीपीएससी में ज़्यादा लिखना होता है, ज़्यादा नंबर, और यूपीएससी में 2 ही ऐसे लिखना होता है, बीपीएससी में 3 ऐसे लिखना होता है।
जैसे बीपीएससी में जो है करंट अफेयर्स वो एक साथ पेपर 1 में आता है, तो उसको तैयार कर लेते हैं, लेकिन यूपीएससी में जो है करंट अफेयर्स वो अलग अलग पेपर्स में अलग अलग थोड़ा डाइवर्सिफाई ज्यादा होता हाँ है। ज्यादा हो जाता है। तो करंट अफेयर्स को हम तैयार करेंगे और उसको फिर यूपीएससी के हिसाब से फिर उसको डाइवर्सिफाइड कर लेंगे। और रही बात डाटा इंटरप्रिटेशन की, तो वो उसको आपको खुद से अलग से तैयार करना होगा। करंट अफेयर की तैयारी आप किस प्रकार से किए थे? क्योंकि करंट अफेयर एक बहुत डाइवर्सिफाई सब्जेक्ट हो जाता है और ये हर चीज से रिलेटेड हो जाता है, हर मुद्दा से रिलेट हो जाता है, क्यों तो फिर ये इतने ब्रॉड को कैसे कैप्चर कर पाए? करंट अफेयर्स के लिए मैंने विजन को फॉलो किया था। विजन का मंथली मैगजीन आता है, और उसके लिए जितने जितने भी उसमें से जो अभी जो टॉपिक्स हैं जो अभी न्यूज़ में हैं, उनको वहाँ से मैंने तैयार कर लिया था। विजन के थ्रू जितना भी 30-40 टॉपिक्स होते हैं, उनका एक अलग से नोट्स बना के कि जो करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स वो आने वाले हैं, तो उनको एक अलग से तैयार कर लिया था। विजन का 365 मैगजीन आता है, वो पीटी के लिए एक्चुअली यूपीएससी के लिए पढ़ा जाता है, लेकिन वो बीपीएससी के पीटी में भी अब बहुत हेल्पफुल रहेगा। और विजन का मेंस का मैगजीन भी आता है, तो उसको भी मैंने कहीं ना कहीं फॉलो किया था। ऑप्शनल आपका ज्योग्राफी था, तो आपका ज्योग्राफी सेल्फ स्टडी किया था या फिर कहीं से आपने पढ़ा था? नहीं, सेल्फ स्टडी रहा है। आप जब तैयारी किए थे उस समय तैयारी से लेकर रिजल्ट के पहले तक आपकी लाइफ, और रिजल्ट होने के बाद आपका लाइफ में क्या कुछ चेंज हुआ या फिर सेम है? नहीं, लाइफ तो सेम ही है पहले की भी, जो रिजल्ट के पहले के। बहुत एक हेल्पफुल होता है, जो मेंटल स्ट्रेस होता है वो काफ़ी हद तक एक स्ट्रेस रिलीज होता है, जो कि क्योंकि जो एक अनएम्प्लॉयमेंट होने का वो एक स्ट्रेस होता है, तो वो एक सिलेक्शन के बाद वो स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। फिर आप बिल्कुल आप एक फोकस्ड होके आप आगे का प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तभी तक हम ये भी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं पहले जो एक यूपीएससी भी कर लें, यूपीपीसीएस भी कर लें, बीपीएससी भी दे लें, तो अब जैसे एक में सिलेक्शन हो जाने के बाद अब ये आदमी सोचता है कि नहीं, अब आगे बस एक यूपीएससी को फोकस करके देना है, और इसी से मेंटल स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। तो और फैमिली वालों को भी आपके पे बिलीव बढ़ता है, वो लोग भी आप पे भरोसा करने लगते हैं, आपको और भी आगे मौका मिलेगा। क्या आपको भी कई जो पुराने फैमिली छूट गए थे वो लोग भी फोन आपके आने लगे, इस तरह से कोई लाइफ चेंज हुआ अब तक? ये तो खैर ये तो फैक्ट है, जो ऐसे होता है, मतलब जो क्योंकि सिलेक्शन के बाद जो आपके जो आपसे नहीं पहले कांटेक्ट में रहते हैं, या फिर जो आपको छोड़ देते हैं, या फिर जिनको आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, या फिर वो आपको ऐसे पहले आपका मजाक उड़ाते हैं कि ये कॉमन बीए की हुई है या फिर ज्योग्राफी से है तो क्या ही करेगी ये, क्योंकि सब लोग इंजीनियरिंग करके आ रहा है इस फील्ड में, तो इसका नहीं होगा। बट वो लोग भी जब अप्रिशिएट करते हैं तो फिर अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से इसको पॉजिटिव देखना चाहिए। आपका अभी तक आपने आपका जो सफर रहा है इसमें, आपका फैमिली का जो सपोर्ट रहा, वैसे आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है? नहीं, फैमिली का सपोर्ट तो खैर मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक आपकी फैमिली को आप पे बिलीव नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम जो हमारे मेरे पापा हैं वो टीचर हैं, और हमारी मम्मी जो है, यानी उनको अम्मा बुलाते हैं हम, तो वो हाउस वाइफ है। मतलब पढ़ने के गुण पिताजी से आए हैं? नहीं, एक्चुअली मेरी मम्मी भी पढ़ी लिखी हैं, वो इक्वली जैसे मेरे फादर जितने क्वालिफाइड है, मदर भी सेम क्वालिफाइड है, बट उनका टीचर में हो भी गया था सिलेक्शन, लेकिन वो उनका गांव में हुआ था बिहार में। तो और उस टाइम हम लोग काफ़ी छोटे थे, यानी मैं और मेरी एक बड़ी बहन है, दीदी, और मेरा भाई, छोटा भाई। तो उन्होंने हमारे पढ़ाई के लिए वो अपने करियर को उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं गाँव में चली जाऊँगी तो ये लोग फिर कैसे पढ़ेंगे। जो भाई है मेरा वो भी काफ़ी, जैसे काफ़ी टाइम ऐसा हुआ जब मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाती थी, और मैं अपने भाई को ही बोलती थी कि अब नहीं होगा मेरे से, तो बोलते थे अरे दीदी तुम कर सकती हो, कि तुम्हें बहुत पोटेंशियल है। या फिर मेरे फादर, जब मेरा यूपीपीसीएस मेंस नहीं हुआ, और वो उसमें कह सकते हैं कि एक ब्रेकडाउन हो जाता है किसी का भी, तो मैं फ़ोन करके पापा को बहुत परेशान थी। उन्होंने कहा अरे कोई नहीं है, तुम्हारा इस बार नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम तुम्हारा ज़रूर होगा। तो ये जो फैमिली से जो आपको मोटिवेशन मिलता है वो बहुत हेल्पफुल होता है। आपने बोला कि आपको शिक्षा विभाग की तरफ आपको दिया गया है, जब आप कार्यभार संभालेंगी तो बिहार की शिक्षा पर क्या आपका सोच रहेगा? जैसे मेरा बीएस में हुआ है और मेरा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन, लेकिन अभी जब मैं ज्वाइन करूंगी तो मैं एज ए डीपीओ ज्वाइन करूंगी। तो अब, और जैसे अभी बिहार की शिक्षा में काफ़ी सुधार किया जा रहा है, जो भी वहाँ के अपर सचिव हैं के पाठक सर, तो वो काफ़ी ज़्यादा सुझाव कर रहे हैं। जो बिहार में जो चाइल्ड और जो टीचर का जो रेशियो है वो भी उसको पाटा जा रहा है, बहुत सारा वैकेंसी आ रहा है, मास वैकेंसी आ रहा है। तो मैं फिर कोशिश करूंगी जहाँ तक मेरे से हो पाएगा कि जितना भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले मैं उसको अच्छे से निभा पाऊँ। क्योंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमेशा एक नेगेटिविटी हमारे देश में, हमारे सोसाइटी में रहा है। तो आपका स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। क्या आपका जहाँ आपका पोस्टिंग होगा वहाँ किस प्रकार से आप इसको सुधारने की कोशिश करेंगे?
जहाँ भी मेरी पोस्टिंग होती है मैं वहाँ सबसे पहले तो कोशिश करूँगी जो टीचर हैं वो उनका अनियमितता जो है वो नहीं रहे, जब से एब्सेंस वो नहीं रहे स्कूल से, वो जितने भी उनको, क्योंकि सिलेक्शन हुआ है उनका, तो उनको अपना सारा आउटपुट बच्चों को देना चाहिए। और जितने भी वो जितना भी उनको, जैसे बहुत सारे टीचर्स होते हैं वो पढ़ाते नहीं हैं, वो अपना टाइम इधर उधर यूज़ कर लेते हैं, तो उनको उन पे सबसे ज़रूरी है कि वो एक इंटीग्रेटेड तरीके से वो बच्चे को अच्छे से पढ़ाएं, और मतलब बच्चों के साथ किसी भी किस्म का चीटिंग ना करें, क्योंकि इसी वजह से जो बिहार में जो एक कल्चर चल पड़ा था, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे प्राइवेट को ज़्यादा फोकस करने लगे थे, क्योंकि वहाँ पढ़ाई उनके हिसाब से अच्छा, ये कहा भी मतलब देखा भी जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई का उतना वो नहीं था। बट अब जैसे कि नया टीचर्स का रिक्रूटमेंट हो रहा है और जैसे सिस्टम भी जैसे चेंज हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिन में जो है ये बैक सिचुएशन हो जाएगा और गवर्नमेंट स्कूल फिर से एक बार पहले के स्वर्णिम फिर से दौड़ में आएगा। जैसे पहले जो भी अच्छे लोग हुए हैं वो सारे गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़े हैं, और किसी भी जो डेवलप कंट्री है वहाँ का जो बच्चे हैं वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, ना कि प्राइवेट स्कूल में। तो ये मैं कोशिश करूँगी कि जो बिहार के जो गवर्नमेंट स्कूल का जो नेगेटिव इमेज बन गया है, जो जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट्स में, वो एक पॉजिटिव छवि वो बना पाए। सिविल सर्विसेज के बारे में आप किनको देखकर आप इस फील्ड में आए, और आपका बचपन में कौन आपका सबसे बड़ा मेंटोर रहे थे? अगर मैं अपनी कहूँ तो जो मेरे पापा हैं, मेरे बाबूजी ही हमारे आइडियल रहे हैं, क्योंकि वो सिविल सर्विसेज का उन्होंने प्रिपरेशन किया था अपने टाइम में, बट किन्हीं कारणों से उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, और उनका वो जो एक ड्रीम था वो अधूरा रह गया था, और वो क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी हमारी, तो वो एज ए टीचर उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। तो उनका जो एक अधूरा ड्रीम था, तो वो जब अभी बचपन में तो उतना पता नहीं होता है, बट जब मैं मैच्योर हुई और उन्होंने मुझे बताया कि वो, तभी से मेरे मन में कहीं ना कहीं ये था कि इनका जो अधूरा सपना है वो मैं पूरा करके दिखाऊंगी। तो नए बच्चे जो बीपीएससी की तैयारी या स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए क्या आपका संदेश रहेगा? उनके लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि बिल्कुल आप कभी भी ये सोच कर नहीं आना चाहिए कि मेरा 6 महीने में हो जाएगा, मेरा 1 साल में हो जाएगा, मेरा 2 साल में हो जाएगा, क्योंकि जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करने आते हैं तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि ये जो है आपका पेशेंस का गेम है, क्योंकि आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ जो जितने भी आपके साथ जो कम्पीट कर रहे हैं वो सब आपसे इक्वल क्वालिफाइड है या फिर आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड है। तो आप पहले कभी ये सोच के नहीं आइए कि मेरा बिल्कुल 1 साल में हो जाएगा, नहीं तो और 2 साल, नहीं तो अगर आप ऐसा सोच के आते हैं तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेस्ड हो जाते हैं। बिल्कुल ये सोच के आइए कि माइंड को कूल रखना है और आराम से, क्योंकि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हाँ, किसी का एक अटेम्प्ट में हो जाता है तो वो लक की बात है, क्योंकि ये बोला भी गया है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके बीच में जो है वो ये गैम्बल का गेम है, ये जो यूपीएससी या फिर सिविल सर्विसेज कोई भी हो। तो ये आपको बिल्कुल अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आना है कि हम इस तैयारी में जा रहे हैं, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है और हमें इसमें पेशेंस की ज़रूरत है। इसलिए आप इसको बिल्कुल एकदम सोच के आइए और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना पढ़ने में दीजिए। और ऐसा नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं जैसे कि मैंने 12 घंटे पढ़ा, मैंने 14 घंटे पढ़ा। आप कितने घंटे पढ़े अब तक? तो अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं 12-14 घंटे नहीं पढ़ी हूँ। और सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बिल्कुल एकदम अपने पढ़ाई पे फोकस्ड हैं तो कोई भी स्टूडेंट 7-8 घंटा से ज़्यादा फोकस्ड होके नहीं पढ़ सकता है, उसके बाद आपका ध्यान इधर उधर चला जाएगा। तो आप मतलब जितना भी देर पढ़िए वो आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके पढ़िए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा मेरे हिसाब से। थैंक यू आपका मेरे साथ बात करने के लिए, धन्यवाद।